YouTube चैनल लर्न कर के साथ मैं हूं सदान यूसुफ। सेकेंड ईयर की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर का आगाज करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस एंड स्टैटिक मीन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। It's mean that in electrostatics we study charges in the state of rest. चार्जेस का हालत सुकून में मताला करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। फैन ने जब चार्जेस डिस्कवर किए तो हमें चार्जेस की नेचर भी पता थी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें यह भी पता था कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, दफा करते हैं, जबकि मुखालिफ चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे के लिए कशिश की कुव्वत रखते हैं। लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि जो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है, इसका बिहेवियर क्या है। ये हमारे पास प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कॉलम ने सॉल्व किया, और उसको अप्रिशिएट करने के लिए इस लॉ को हम चार्ल्स कॉलम के नाम से ही याद करते हैं, कॉलम्स लॉ। लॉ जब भी लिखा जाता है तो पहले लॉ का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास वो क्या प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन इस लॉ ने हमें दिया। फिर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, और फिर वर्बल एंड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। कॉलम्स लॉ का इंट्रोडक्शन यही है कि वी वाज नॉट फेमिलियर विद द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एंड वी वांट टू कैलकुलेट द बिहेवियर ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This problem was solved by military engineer Charles Coulomb. यहां तक इंट्रोडक्शन आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे कि he stated that, स्टेटमेंट लिखेंगे लॉ की, वर्बल स्टेटमेंट। चार्ल्स कोलम ने हमें बताया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, यानी एक जैसे हैं, तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, जो मैं आउटवर्ड एरोज से शो कर रहा हूं। इन चार्जेस के दरमियान से हमारे पास डिस्टेंस r है या सेपरेशन r है। अपोजिट चार्जेस भी शो कर देते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। तो इन पे मैं इनवर्ड एरोज लगा रहा हूं ताकि शो किया जाए कि इनके दरमियान अट्रैक्शन है। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कॉलम्स लॉ की स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि the force between 2 point charges, the force between 2 point charges, ये जो पॉइंट चार्ज की टर्म में लिख रहा हूं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। यानी कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस चार्ज को मैं Q1 कह दूं, इसको Q2 कह दूं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो चार्जेस हैं तो उनको हम Q1 और Q2 के साथ लिख रहे हैं। तो इसी वर्बल स्टेटमेंट से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2, and this force is inversely proportional to square of distance between charges. Mean F
is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो F इक्वल्स टू K, यहाँ पे कॉलम्स कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां से हमने K कैलकुलेट करना है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। कॉलम्स ने बहुत सारी अटेम्प्ट्स की, एक्सपेरिमेंट्स किए और K की वैल्यू फाइंड की। इसकी डिपेंडेंस भी उसने बता दी। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट के अलावा बाकी सारी टर्म्स हमारे लिए फेमिलियर है, हम उनसे हमारे लिए नई नहीं है। 4 एक कांस्टेंट है, पाई एक ज्योमेट्रिकल रेशो है, कांस्टेंट है, 22/7 इसकी वैल्यू है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक्चुअली एप्सिलॉन परमिटिविटी है, नॉट जब लग गया साथ तो ये स्पेस की रिप्रेजेंटेशन है। मीन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमारे पास है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, साथ इसकी यूनिट्स भी याद रखनी है। ये वैल्यू और पाई की वैल्यू जब K के फार्मूले में इंसर्ट करेंगे हमारे पास K की वैल्यू कुछ यूं आएगी 4 इंटू 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू हमारे पास आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। ये जो हमने अभी डिटर्मिनेशन ऑफ K की या डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलम्स कांस्टेंट है, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K इन कॉलम्स लॉ। एक बात हमारे पास है कि ये जो K है इसकी वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो K की वैल्यू हमारे पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये कौन सा सिस्टम कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो आमतौर पे हम सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कॉलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। और दूसरी बात यह है मीडियम बिटवीन चार्जेस। K की बात कर रहे हैं तो K की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद मीडियम बिटवीन चार्जेस पे डिपेंड करती है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाली बात है कि व्हाट्स द डिपेंडेंस ऑफ K। यहां तक ये सारी बात करने के बाद हम K की वैल्यू सिंपल इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है ये यहां पे हमने K ही यूज कर रहे थे, अब इसमें K की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास है लेकिन हम यहाँ फार्मूले में नहीं लिखते क्योंकि हर दफा हमारे पास चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस नहीं होती। समटाइम्स हम मीडियम भी इंसर्ट करते हैं, वो भी हम आगे इसी टॉपिक में आज ही देखेंगे। अब आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो हम वेक्टर फॉर्म
ऑफ कॉलम्स लॉ लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। इसके लिए हम हल्की सी ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन करेंगे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, से ये Q1 है, ये Q2 है, ये किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि Q2 ने Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन ये है, यानी एरो मैंने बनाया Q2 से Q1 की तरफ ताकि फोर्स की डायरेक्शन शो हो सके। यहां पे देखें फोर्स कौन सी होगी, F21, यानी फोर्स ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1। जिसने फोर्स लगाई उसका इंडेक्स हम पहले लिखेंगे, जिसने फील की उसका इंडेक्स हम बाद में लिखेंगे। यहां पे इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी हम लिख लेते हैं R21 यूनिट वेक्टर। सेम यही इलस्ट्रेशन दोबारा करते हैं कि Q1 ये चार्ज है, ये Q2 इससे R डिस्टेंस पे मौजूद है। अब Q1 चार्ज ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई है, ये फोर्स होगी हमारे पास F12 और इसके लिए यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा R12। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि कॉलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। वेक्टर फॉर्म पहले सिंपलेस्ट लिखते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R। हेड यूनिट वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दोनों को हम अलग अलग से लिखेंगे। F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ये F12 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, F12 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो अब R21 और R12 इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ज्योमेट्री हमें दिखा रही है कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर R12 इक्वल्स टू माइनस R21। मैथमेटिक्स में हम अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए नेगेटिव साइन पुट किया करते हैं, जैसे हमने अभी किया कि R12 एंड R21 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसको शो करने के लिए यहां पे हमने नेगेटिव साइन पुट कर दिया है। अब देखें इस इक्वेशन में ये R21 है, R12 है, इसकी जगह पे मैं माइनस R21 पुट करने लगा हूं। तो देखिए क्या बन जाएगा, F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू माइनस R21। यहां से नेगेटिव साइन इक्वेशन के स्टार्ट में लिख लें, F12 इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब हम देखें फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 इक्वल्स टू F21। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ये ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास इक्वेशन 1 की राइट साइड बन गई है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं F21 के साथ। तो F12 इक्वल्स टू माइनस F21। इट्स मीन दैट Coulomb's force is a mutual force equal in magnitude
बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों चार्जेस के लिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसका, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कॉलम फोर्स। अभी तक हमने जितनी स्टडी की है इसमें हमने चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस रखी। अब हम चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई और इंसुलेटर रखेंगे, उसको हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम on electrostatic force or Coulomb's force। देखिए हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है। इनके दरमियान ये मैं पेपर रख देता हूं, पेपर एक इंसुलेटर है और यहां पे हमारे लिए डाइइलेक्ट्रिक का काम करेगा। इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी। हर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट होती है, मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू वेरी करती है। फ्री स्पेस के लिए हमारे पास इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म नहीं है ये। अब मीडियम के लिए लिखेंगे तो F प्राइम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये एप्सिलॉन और फैक्टर भी आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए, इसको कहते हैं इक्वेशन बी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, F प्राइम इक्वल्स टू ये 1/एप्सिलॉन आर मैंने अलग से लिख लिया, बाकी सारी इक्वेशन की टर्म्स मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इक्वेशन 1 की राइट साइड बन रही है, इसकी जगह पे हम लेफ्ट साइड वाला F लिख सकते हैं। इट्स मीन दैट F प्राइम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू F, और F प्राइम इज लेस देन F। तो या हम ये कह सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन F प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री स्पेस के केस में फोर्स ज्यादा है और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में फोर्स कम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स को कम कर देता है। एंड पे हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉलम्स लॉ, कि कॉलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, वो क्या सिचुएशंस हैं जहां तक ये मरदूद होकर रह जाता है, उसके अलावा ये कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। पहली बात है कि पॉइंट चार्जेस। कॉलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ना हो, एक सिंगल पार्टिकल हो और उसके ऊपर चार्ज मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि चार्जेस शुड बी सेपरेटेड बाय अ फिनिट डिस्टेंस। चार्जेस के दरमियान स्मॉल सेपरेशन या फिनिट डिस्टेंस हो। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कॉलम फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक कॉलम्स लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, बाकी टॉपिक्स के लिए हमारी बाकी वीडियोस देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा हर एक नया लेक्चर फौरन से आपकी पहुंच तक पहुंच सके। थैंक यू।